नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे सारी वीडियोस को मुगल साम्राज्य की, और नहीं पढ़ रहे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के पढ़िए और नोट्स बनाइए अच्छे से। यदि कोई शक समस्या हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चैनल पर यदि आप हमारे साथ नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप पुराने हैं तो शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है औरंगजेब के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले शाहजहाँ के 2 पार्ट पढ़ा दिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। औरंगजेब चल रहा है मुगलों का ये अंतिम। अगर देखें तो औरंगजेब तक ही ज़्यादातर पेपरों में पूछा जाता है, या औरंगजेब के शासनकाल तक, या औरंगजेब के विषय में पूछा जाता है। कैसा शासन था, कितने वर्ष का शासन था, क्या क्या कार्य किए, है ना। गलत और सही सभी कार्य पूछ लिए जाते हैं। आक्रमणों की बात करें या अभियानों की बात करें, है ना, या दक्षिण भारत के अभियान की बात करें, औरंगजेब ज़्यादातर जो अपने शासनकाल का समय बिता दिया औरंगजेब ने, वो दक्षिण भारत में बिता दिया। उत्तर भारत से अपने पुत्र का पीछा करता हुआ चला गया था एक बार, तो दक्षिण भारत में चला गया। दक्षिण भारत में ही वो एक तरीके से समझ लीजिए मराठों से संघर्ष के कारण, क्योंकि दक्षिण भारत में मराठे शक्तिशाली थे, मराठा साम्राज्य शक्तिशाली था। मराठा साम्राज्य आपने पढ़ाई होगा, पढ़ाएंगे, अलग से वीडियो लाएंगे मराठा साम्राज्य की। लेकिन औरंगजेब और मराठा साम्राज्य आमने सामने आ जाता है और युद्ध चलता है कई कई वर्षों तक उनके शासनकाल के दौरान, है ना। उधर कौन थे? शिवाजी थे, फिर शिवाजी के पुत्र संभाजी थे, फिर सौतेले भाई राजा राम थे। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी युद्ध चलता रहा मुगलों में, और इधर औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकारी आए उनसे भी युद्ध चलता रहा। खैर, बात लास्ट में की जाएगी। क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चर्चा करते हैं औरंगजेब के विषय की, ठीक है। तो शाहजहां का पुत्र औरंगजेब गद्दी पर बैठता है साहब। शाहजहां के बाद शाहजहां ने बैठाया था अपने पुत्र दारा शिकोह को, जो कि सबसे विद्वान पुत्र था उसका। उसके विषय में पढ़ाएंगे आपको। लेकिन औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया लगातार 2-3 युद्धों में। 2 युद्धों में कम से कम, एक धर्मट की लड़ाई में जो कि उज्जैन के पास हुई थी, और एक सामूगढ़ का युद्ध हुआ था जो आगरा के पास हुआ था। इन्हीं युद्धों में दारा शिकोह को हरा दिया और गद्दी पर कब्जा कर लिया, और 2 बार राज्य अभिषेक कराया। चलिए वीडियो से समझते हैं, बोर्ड से। तो औरंगजेब का शासनकाल लिख लो 1658 से 1607 तक। लगभग बात करें तो औरंगजेब 49 साल तक शासन में रहा भारत में, ये लिख लेना। कितने वर्षों तक शासन किया औरंगजेब ने? 49 वर्षों तक शासन किया है भारत में, है ना। अगर बात करें सभी मुगल साम्राज्य में औरंगजेब तक, बाबर से लगा के औरंगजेब तक, तो अकबर का शासनकाल और औरंगजेब का शासनकाल सबसे ज्यादा शासनकाल रहा है मुगलों में। आपसे कभी पूछ लिया जाए और ये 4 ऑप्शन इस तरीके से आ जाता है कि बताइए मुगलों में सबसे ज्यादा शासन किसने किया भारत पर, तो मुगलों में सबसे ज्यादा शासन औरंगजेब ने किया। उससे पहले अकबर भी करके गया। अकबर और औरंगजेब दोनों ऑप्शन याद रखिए। आप दोनों का शासनकाल भी देख सकते हैं। यदि मैं कहीं थोड़ा बहुत मिसमैच हो रहा हो तो आप भी चेक कर लीजिएगा। अकबर भी लगभग 49-50 सालों तक भारत में शासन किया, और औरंगजेब ने भी 49 सालों तक शासन किया भारत में। तो एक लंबा शासनकाल रहा है दोनों शासकों का, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, और शासनकाल तो लिख लीजिएगा 58 से 1707 तक, तकरीबन 49 साल तक शासन करता रहा औरंगजेब। अब देखते हैं बेसिक चीज, जन्म कहां पे हुआ था। देखो 1618 में जन्म होता है औरंगजेब का, 24 अक्टूबर 1618 में। जन्म स्थान उज्जैन में दोहाद नामक जगह पर जन्म हुआ था, दोहाद नामक जगह पर, ठीक है। पूरा नाम औरंगजेब का मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। ये पूरा नाम मैंने लिख दिया है, आप देख लेना, चाहो तो याद कर लेना, नहीं कोई बात नहीं। इसी नाम से पेपरों में परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ औरंगजेब के नाम से। पूरा नाम आपकी जानकारी के लिए। एक उपाधि दी थी औरंगजेब को, बहादुर की उपाधि। इनके दक्षिण भारत में अभियानों को देखते हुए किसके द्वारा? पिता के द्वारा दी गई थी। पिता कौन थे? शाहजहां थे, ठीक है। औरंगजेब का 2 बार राज्य अभिषेक होता है। एकमात्र मुगलों का शासक है जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। इसे नोट कर लेना, कंठस्थ कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कई बार पूछा है। मुगलों में एकमात्र शासक जिस शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था, ठीक है, और इसका नाम है औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब के नाम पे औरंगाबाद जगह का भी नाम है, लेकिन वहां की सरकार ने इस समय बदल दिया है, संभाजी नगर रख दिया है उसका नाम, ठीक है। संभाजी जो के शिवाजी के पुत्र थे, उनके नाम पर 2 बार राज्य अभिषेक हुआ। एक बार कब हुआ? 21 जुलाई 1658 को। लिखना पॉइंट में, 21 जुलाई 1658 को कहां पर राज्य अभिषेक हुआ? आगरा में। आगरा में गद्दी पर बैठते हैं सबसे पहले औरंगजेब, ठीक है जी। और दूसरा 15 जून 1659 को दूसरी बार राज्य अभिषेक करते हैं विधि विधान से। दूसरी बार जो राज्य अभिषेक होता है वो कहां पे होता है? दिल्ली में। ये दोनों राज्य अभिषेक लिख लीजिए आप, है ना। एकमात्र मुगल शासक औरंगजेब था जिसका 2 बार गद्दी पर बैठता है विधि विधान से, 2 बार राज्य तिलक होता है या 2 बार राज्य अभिषेक होता है। एक बार सामूगढ़ की लड़ाई जीती थी इसने 1658 में, दारा शिकोह को हराया था, अपने भाई को ही हराया था, तो आगरा में गद्दी पर बैठा था। उसके बाद फिर और युद्ध हुआ था
एक देवराई का युद्ध हुआ था जो कि अजमेर के पास नामक जगह है ना, इस युद्ध में भी हराया था दारा शिकोह को। उसके बाद दिल्ली में राज्य अभिषेक कराया। ठीक है, तो 2 बार राज्य अभिषेक कराने वाला, गद्दी पर बैठने वाला मुगलों का सिर्फ एकमात्र शासक, जिसका नाम औरंगजेब। एकमात्र शासक लिख लीजिएगा पॉइंट बना के अच्छे से। ठीक है, औरंगजेब। औरंगजेब के 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 5 पुत्र। किस लिए बता रहा हूं, कभी कभार एक आध पुत्र का उल्लेख पेपरों में आया है। एक का नाम मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर। जो औरंगजेब के शासनकाल में मृत्यु हो गई थी, इन दोनों की लिख लेना। इन दोनों की जो मृत्यु हो गई थी वो किसके शासनकाल में हो गई थी? औरंगजेब के शासनकाल में ही, है ना, लिख लीजिएगा। औरंगजेब के शासनकाल में ये दोनों पुत्र चल बसे थे, मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर। ठीक है, तीसरे का नाम मोहम्मद मुअज्जम था, मोहम्मद आजम था और मोहम्मद कामबख्श था। सबसे छोटा था जी, सबसे छोटा पुत्र सबसे अंत में ही लिखा है मैंने। ठीक है जी, मोहम्मद कामबख्श। और जो मोहम्मद आजम था इसका पुत्र, और मोहम्मद मुअज्जम था। इनके उल्लेख आएंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 5 पुत्र थे औरंगजेब के। आगे बात करते हैं। दिल्ली में गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने, ये पॉइंट नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने एक उपाधि धारण करी, लंबी चौड़ी सी। देखो, अबुल मुजफ्फर, ये लिखना आराम आराम से। पहला नाम क्या है? अबुल मुजफ्फर। ये मोहम्मद है, ये तो औरंगजेब है, ये तो नाम आप जान ही रहे हैं। ये बहादुर की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी ये बहादुर की उपाधि। ठीक है, इसके अलावा आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था दिल्ली में। ये लंबी चौड़ी, ये आलमगीर वाला भी पॉइंट कई बार पूछा गया है कि आलमगीर की उपाधि किसने धारण करी। तो आलमगीर की उपाधि किसने धारण की? औरंगजेब ने धारण करी। जब लंबे चौड़े से नाम में थे, बात करें तो एक आधी पॉइंट मैंने पेपरों में कई बार देखा, आलमगीर वाला। आलमगीर के नाम से कौन सा शासक जाना गया? आलमगीर के नाम से किसने उपाधि धारण करी दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद? औरंगजेब ने। आराम से याद रखिएगा, दिक्कत की बात नहीं। और बहादुर की उपाधि किसने दी? पिता ने दी थी। बहादुर भाई, बहादुर है हमारा पुत्र। बहादुर जैसे अभियान किए थे इन्होंने दक्षिण भारत में, इस वजह से बहादुर की उपाधि दी थी। शाहजहां बड़ा प्रभावित हुआ था अपने पुत्र से। और शुरू में ये क्या नाम दिया है? अबुल मुजफ्फर। ये भी लिख लेना, ये पूरा एक ही नाम है, आप लिख लीजिएगा आराम से। 18 मई 1637 को औरंगजेब की शादी होती है फारस राज घराने, लिख लेना, फारस राज घराने की दिलरास बानो बेगम से। पत्नी का नाम लिख लेना। पत्नी की याद में एक इन्होंने मकबरा बनाया था, बीवी का मकबरा, कई बार पेपरों में आता है। पत्नी का नाम क्या है? दिलरास बानो बेगम से विवाह किया था। और इसका दूसरा नाम राबिया बीबी, राबिया उद दौरानी के नाम से भी जानते हैं, या शॉर्ट में राबिया बीबी भी बोलते हैं। ठीक है, एक और नाम है राबिया उद दौरानी, इसी की बीबी का नाम है, लेकिन वास्तविक नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम। 1637 में औरंगजेब क्या करता है? शादी करता है, विवाह करता है। ठीक है, फारस राजघराने, फारस मतलब उधर उत्तर पश्चिम के इलाके के फारस राजघराने की थी ये। ठीक है, जो इराक वगैरह, ईरान वगैरह साइड वाला जो क्षेत्र है उसे फारस राजघराना कहते हैं। आमतौर पर फारस बोले तो इराक को जाना जाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। आगे बात करते हैं। औरंगजेब जैसे गद्दी पर बैठा शासक बना तो अर्थव्यवस्था बड़ी खराब हो चुकी थी। क्या खराब हो चुकी थी? अर्थव्यवस्था मुगल साम्राज्य की। क्योंकि भाइयों भाइयों में इतना युद्ध हुआ कि बहुत सारा नुकसान कर लिया आपस में शाहजहां के मरने के बाद। तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई। तो गद्दी पर बैठते ही औरंगजेब ने जनता को राहत देने के लिए और अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, एकत्रित करने के लिए 2 टैक्सों को खत्म कर दिया, 2 करों को खत्म कर दिया गद्दी पर बैठने के बाद। कौन कौन से 2 करों को खत्म कर दिया? एक राहदारी टैक्स था, आराम से लिखिएगा। कौन सा टैक्स था? राहदारी टैक्स। इसे परिवहन कर लिख सकते हैं आप, आने जाने में। जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो ये इस तरीके का टैक्स लगता था, तो इससे खत्म कर दिया। दूसरा टैक्स पानदारी टैक्स को खत्म किया, इसका नाम है पानदारी टैक्स। पानदारी का मतलब व्यापारी, जो व्यापार करते थे लोग, उस टैक्स को खत्म कर दिया। ठीक है, तो 2 टैक्सों को खत्म कर दिया जिनसे जनता को सहूलियत मिले और जनता अच्छे से अपना रोजगार धंधा कर पाए। तो 2 टैक्सों को खत्म किया, एक राहदारी जिसे परिवहन कर कह सकते हैं आप, एक पानदारी टैक्स था जिसे व्यापार से संबंधित जोड़ सकते हैं। आगे आगे क्या करता है औरंगजेब? 1660 में औरंगजेब ने मीर जुमला, जो कि दक्षिण भारत से मीर जुमला की प्राप्ति हुई थी इनको, है ना, मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाया। सा नोट कर लेना। 1662 में अहोम, अहोम का मतलब असम, ये असम का पुराना नाम है। असम से पुराने टाइम पे क्या बोलते थे? अहोम बोलते थे। अहोम से संधि कर ली साहब,
आसाम लिख लेना, है ना। आ भी सकता है कभी। अहोम कौन से राज्य को बोलते थे? आसाम को। किसने संधि कर ली? मीर जुमला ने। और मीर जुमला शाहजहां के शासनकाल में दक्षिण भारत से इन्होंने इसे पकड़ा था, क्योंकि औरंगजेब भी दक्षिण भारत का गवर्नर था। तो मीर जुमला हीरे का बहुत अच्छा व्यापारी था, काम जानता था, तो इसे मुगलों ने अपनी सेवा में रख लिया शाहजहां के समय से ही। तो औरंगजेब ने इसे अपना गवर्नर बना दिया और कहाँ भेज दिया? आसाम की तरफ भेज दिया, बिहार की तरफ भेज दिया, बंगाल की तरफ भेज दिया लड़ने के लिए। लड़ो और उनको अपने मुगलों में शामिल करो राज्यों को। बस आप जानते हैं सभी शासकों की यही पॉलिसी रही है। अब हमें आपको थोड़ा याद करने में यहाँ दिक्कत आती है कि ये राज्य पढ़ने होते हैं सिर्फ, कौन कौन से राज्यों को मुगलों ने लड़ा और जीता और मिलाया, है ना। पर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी आप लिख लेना आसाम को, है ना। 1663 में फिर मीर जुमला की मृत्यु हो गई। इससे पहले 1663 में शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर बना करके भेजा था कि तुम बंगाल को जीत के लाओ। जीत के नहीं लाते हैं तो संधि करो, और संधि करने के बाद पैसा लो उनसे। ये रहता था मुगलों की व्यवस्था का। ठीक है, आराम से नोट कीजिएगा। अब आगे बात करते हैं। औरंगजेब अपने पुत्र शहजादा अकबर का पीछा करते हुए दक्षिण भारत गया था। ये एक लाइन छपी है किताबों में, तो मैंने आपके लिए बता दी है। शहजादा अकबर का पीछा करते हुए कहां पे गया था? दक्षिण भारत गया था, जो कि जे रहा शहजादा अकबर, इसका पुत्र। इसका पीछा करते हुए दक्षिण भारत गया था ये। और इतिहासकारों ने कहा है कि पुत्र का पीछा करते हुआ दक्षिण भारत तक, और दक्षिण भारत में ही रह गया औरंगजेब, फिर आ नहीं पाया उत्तर भारत में। ऐसा इतिहासकारों ने अलग अलग लिखा है पुस्तकों में। ये 1682 की बात है, जब अपने पुत्र का एक किसी कारण की वजह से दक्षिण तक गया और दक्षिण से उत्तर नहीं आ पाया। उसके विभिन्न कारण रहे, उसे समझाएंगे आपको। तो औरंगजेब को देखो, सबसे मैं बात बता दूं, औरंगजेब को क्या जीतना था? औरंगजेब को दक्षिण भारत जीतना था पूरा का पूरा, और दक्षिण भारत के राज्य जीतने थे, सभी के सभी जितने प्रदेश थे। क्यों? क्योंकि शाहजहां जब दिल्ली में शासन करता था तो औरंगजेब को, अपने पुत्र से औरंगजेब को कहाँ का गवर्नर बनाया था और कई वर्षों तक गवर्नर रहा। तो सबसे पहले दक्षिण भारत का ही गवर्नर बनाया था औरंगजेब को, मैं बताऊं। अब औरंगजेब को पता था कि वहां पे कितनी धन संपदा है, पैसा है, हीरे हैं और बहुत सारी चीजें दक्षिण भारत के अंदर। यदि उन राज्यों को मैं जीत लूंगा तो बहुत लाखों करोड़ों रुपए का पैसा आएगा, राजस्व आएगा। तो औरंगजेब की पूरी जो ताकत थी, पूरी शक्ति थी, कहां पे लगा दी औरंगजेब ने? दक्षिण भारत को जीतने में। तो औरंगजेब के दरबार में जितने लोग रहते थे, एक एक करके सभी को उसने भेजा, और जब असफलताएं मिलती तो खुद जाता वहां जीतने के लिए। इस पूरे घटनाक्रम को मैं दूसरी वीडियो में अच्छे से आपको बताऊंगा। कहानी भी है, थोड़ी कहानी की शक्ल में कोशिश मैं आपको करूंगा बताने की। आप नोट करते रहिएगा, वहीं से कहानियों में से प्रश्न निकल के पेपरों में आते हैं। ठीक है, तो फोकस पूरा कहां पे था? पूरे तकरीबन अगर बात करें 30-40 साल तक औरंगजेब का पूरा फोकस था दक्षिण भारत को जीतने के लिए। और दक्षिण भारत में कुछ राज्यों को जीत भी पाया, लेकिन मराठों से लगातार संघर्ष जारी रहा। और मराठे साम्राज्य वाले भी कभी झुके नहीं, शिवाजी कभी झुका नहीं, शिवाजी का पुत्र संभाजी कभी झुके नहीं। संभाजी के अगले जो पुत्र थे, दूसरी पत्नी के, शिवाजी ने 2 शादियां की, तो दूसरी पत्नी के राजा राम थे, वो भी कभी झुके नहीं, हमेशा लगातार संघर्ष करते रहे मराठा साम्राज्य के लोग भी। किनसे? मुगल साम्राज्य के शासकों से, अपने राज्यों को लेकर के, अपनी रियासतों को लेकर, अपने किलों को लेकर। तो औरंगजेब का पूरा ध्यान कहाँ पे था? दक्षिण में, क्योंकि उसे नॉलेज थी उस एरिया की। शाहजहां के समय में वो ड्यूटी करता था, नौकरी करता था, गवर्नर था वहां का। तो औरंगजेब ने इसी क्रम में 1665 में, नोट कर लेना, वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ गई। 1665 में राजा जयसिंह, जो जयपुर के राजा है, किसके दरबार में? औरंगजेब के दरबार में रहते थे। इनको बीजापुर को जीतने के लिए और शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा था कि आप जाओ दक्षिण भारत में बीजापुर राज्य को जीतो, और बीजापुर के अलावा शिवाजी जो मराठा साम्राज्य के हैं उनको दमन करो, उनका समाप्त कर दो उनको किसी भी तरीके से। तो राजा जयसिंह को भेजा। राजा जयसिंह बड़ा कूटनीतिक व्यक्ति था, जयपुर के राजा थे, बड़ा कूटनीतिक व्यक्ति थे, जो औरंगजेब के समय में रहते थे, औरंगजेब के दरबार में औरंगजेब का संरक्षण प्राप्त था, ऐसे लिख लीजिए आप। तो कूटनीति का सहारा लेकर के, डिप्लोमेसी का सहारा लेकर के जयसिंह ने शिवाजी से क्या कर ली? संधि के लिए विवश कर दिया शिवाजी को। शिवाजी को हराया नहीं, शिवाजी से संधि कर ली, और संधि के माध्यम से शिवाजी ने 1665 को ये संधि हो गई, लेकिन बीजापुर को नहीं जीत पाया जयसिंह। बीजापुर से खाली हाथ लौट के आया, और रास्ते में आते हुए मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। इतना लिख लेना, चाहो तो आप, पूछा नहीं जाता मृत्यु कहां पे हुई। तो शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। अब देखो क्या, जी 11 जून है, जून की जगह कोई दिक्कत नहीं, 23 जून भी आ सकती है कई किताबों में, पता नहीं।
23 जून भी लिखा है, डेट इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन फिर भी दोनों डेटों को मैं लिख दे रहा हूँ। 11 जून भी है कई पुस्तकों में, 23 जून, लेकिन ये नहीं बदलेगी। 1665 पेपर में बस यही पूछा गया है कि संधि कब हुई थी, तो 1665 को किस किस के मध्य, शिवाजी के जो मराठा साम्राज्य के थे और राजा जयसिंह जो कि औरंगजेब ने भेजा था, इनके मध्य क्या हुई थी, संधि हुई थी। संधि पर विवश कर दिया था अपनी कूटनीति से, अपने दिमाग से, अपनी चालाकी से। किसने, राजा जयसिंह ने शिवाजी को। शिवाजी भी ताकतवर योद्धा थे भाई साहब मराठा साम्राज्य के। तो जब संधि हो गई तो क्या होता है, देखो कई बार मैं संधि संधि पढ़ाता रहता हूँ, बच्चे कहते हैं क्या है कि संधि है रही, क्या बात पे संधि है रही है। संधि तो आज भी होती है ना, देशों में एक दूसरे देशों से होती है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट विषयों को लेकर। तो कैसे भाई संधि, देखो 23 दुर्गों को मुगलों को दे दिया शिवाजी ने साहब। 23 किले ऐसे थे जो मुगलों को दिए संधि में, 34 किले टोटल शिवाजी के अंडर में उस समय, शिवाजी के अधिकार क्षेत्र में। तो 23 दुर्ग मुगलों को दे दिए। इनते 4 लाख रुपया की आय होती जनता पे थे, टैक्स के माध्यम से, चौथ के माध्यम से और अलग अलग माध्यमों से। कितनी, 4 लाख की। तो 23 किले दे दिए साहब मुगलों को, औरंगजेब को दे दिए इस संधि के तहत। तो 4 लाख हून, उस समय जो मुद्रा का नाम है वो क्या है, हून, लिख लेना। 4 लाख हून की आय होती थी इन 23 किलों से। तो ये 4 लाख रुपया कौन मिलते साहब, औरंगजेब है जब संधि आ गई। और अपना ज्येष्ठ पुत्र शिवाजी के सबसे बड़े लड़के कौन थे, संभाजी। इन्हीं के नाम पर महाराष्ट्र की सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया, संभाजी नगर, जो कई परीक्षाओं में भी पूछा गया है ना, संभाजी नगर कर दिया है। औरंगाबाद अभी तक चला रहा था औरंगजेब के नाम पर ही, जो औरंगाबाद जिला है महाराष्ट्र का, जिसमें अजंता और एलोरा की गुफाएं, बहुत प्राचीन गुफाएं, जिसके अंदर प्राचीन मंदिर भी हैं, भगवान शिव के हैं, ठीक है। इसके अलावा जैन धर्म के मंदिर हैं, बौद्ध धर्म के मंदिर हैं। इसके अंदर चट्टानों को काट करके राष्ट्रकूट वंश ने इन गुफाओं का निर्माण कराया था वहां पर, है ना। लेकिन मैं जिले की बात कर रहा हूँ, शहर की बात कर रहा हूँ, तो शहर का नाम बदल दिया और किन के नाम पर रख दिया, संभाजी के, जो कि मराठा में शिवाजी के पुत्र थे। तो अपने ज्येष्ठ पुत्र संभाजी को मुगलों की सेवा में भेज दिया, जी संधि वही साहब, ठीक है। और संधि वही एक बालघाट की रियासत थी, बालघाट राज्य की इलाके की रियासत थी, जो भी शिवाजी के अंडर में थी। उसके बदले में शिवाजी ने 40 लाख रुपए की वार्षिक, एक साल में 40 लाख रुपए देने होते थे शिवाजी को। किसको, मुगलों को। तो वो मैंने लिखा नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संधियों में ऐसा होता था, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अपना बड़ा पुत्र भेज दिया सेवा में, सब बड़ा पुत्र सेना के साथ सेवा में रहेगा मुगलों की में, और 23 किले दे दिए, इनकी जो पैसा आवेगा वो मुगलों पर जाएगा। किस किस के मध्य हुई, 1665 में शिवाजी और जयसिंह। संधि आती है एक नाम से, वो नाम मैं लिखना भूल गया, आप लिख लो, पुरंदर की संधि कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं, पुरंदर की संधि, जो कि पुरंदर के किले पर हुई थी जी। ये किला कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में, पुरंदर का किला, पुणे में, लिख लेना ब्रैकेट में, है ना। तो वहां पे हुई थी जी। अब आगे क्या है, शिवाजी जयसिंह के अनुरोध पर, जयसिंह ने अनुरोध किया कि औरंगजेब आपसे मिलना चाहते हैं शिवाजी से। तो शिवाजी जयसिंह के अनुरोध पर आगरा मिलने के लिए आए। तो औरंगजेब ने 22 मई 1666 की बात है जी, लिख लेना, शिवाजी से कहा कि औरंगजेब शासक आपसे मिलना चाहते हैं। तो आगरा आए शिवाजी 22 मई 1666 को, लिख लेना, आए। तो उनको भैया जब आपस में चर्चा हुई, बातचीत हुई बहुत सारे विषयों को लेकर के, तो शिवाजी असंतुष्ट दिखे उनकी शर्तों से मुगलों की। तो मुगलों ने पकड़ा और आगरा में कैद कर लिया। आगरा में, आगरा किले के अंदर एक जयपुर भवन है, उसमें कैद कर लिया, ठीक है। किसे कैद कर लिया, शिवाजी को पकड़वा लिया यहाँ पे। तो एक दिन वो यहां से निकलकर भाग गए, किसी भी तरीके से आगरा के किले से निकल करके, छूट करके भाग गए, ठीक है। और जाने के बाद दक्षिण भारत गए, और दक्षिण भारत जाकर के उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई, शक्ति बढ़ाई। फिर उसे मैं दूसरे वीडियो में लेकर के आऊंगा, वो पूरा पॉइंट बताऊंगा आपको। तो 22 मई 1666 को आए और कैदी बना लिया था, ये पॉइंट नोट कर लेना। मिलने आए यहाँ और इन्हें जयपुर में, जयपुर भवन में बंदी बना लिया, एक पॉइंट। शिवाजी ने आगरा से भागकर दक्षिण भारत के अनेक मुगल प्रदेशों को जीतकर चौथ वसूली की थी। जे लो, शिवाजी पूरे ताकतवर योद्धा थे, पूरा मराठा साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया। मराठा, पूरे मराठा या महाराष्ट्र में या गुजरात में भी इवन, चूंकि गुजरात और महाराष्ट्र पहले एक ही थे दोनों राज्य, वहां पूजा जाता है इनको आज। जैसे जितने भी हमारी धरती के अलग अलग राज्यों के, अलग अलग इलाकों के जो क्रांतिकारी रहे, जो योद्धा रहे, जो पराक्रमशाली व्यक्ति रहे, जिन्होंने अपनी धरती के लिए, अपनी मिट्टी के लिए विदेशियों से, मुगलों से लोहा लिया या लड़ाई करी, उनको आज पूजा जाता है। पूजे जाने भी चाहिए, क्योंकि वो अपने भारत की मिट्टी के लिए लड़े, अपने देश की मिट्टी के लिए लड़े, वो, है ना। वो हमारे और आपके लिए उन्होंने अपनी जानों को न्यौछावर किया अपनी मिट्टी के लिए। तो मराठा के अंदर शिवाजी उत्सव भी मनाया जाता है, जिस उत्सव को भारत की आज़ादी के समय किसने शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने या लोकमान्य तिलक जी ने, जो कि आज तक ये उत्सव मनाया जाता है शिवाजी उत्सव के नाम से,
ठीक है। और जगह जगह मराठा में, महाराष्ट्र में आप उनकी प्रतिमाएं देख सकते हैं बड़ी बड़ी, उनकी पूजा पाठ देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है, होना भी चाहिए। तो देखो मुगल प्रदेशों को मिला लिया पूरी ताकत से शिवाजी ने, और चौथ और वसूल ली फिर मुगलों से कि ये लो अब तुमने हमें कैद किया, दक्षिण भारत में गए, ताकत बढ़ाई दक्षिण भारत में जाकर के, और तमाम मुगल जो मुगलों के अधीन आते थे पहले, जो शाहजहां के समय में अधीन हो गए थे, औरंगजेब के समय में अधीन थे, उनको ही जीता लड़के, अलग अलग गवर्नरों को हरा दिया मुगलों के को, और उनसे पैसे और वसूले फिर अपनी ताकत से। ये ताकत थी मराठा साम्राज्य शिवाजी की, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला पॉइंट। 22 सितंबर 1686 को अंतिम शासक, देखो जी मैंने पॉइंट लिखा है सिर्फ पेपर में जो पूछा गया कई बार वही पॉइंट मैंने लिया है एग्जाम से बिल्कुल। 22 सितंबर 1686 में अंतिम आदिल शाही ये वंश था, लिख लेना आदिल शाही क्या था ये वंश। आदिल शाही वंश के सुल्तान सिकंदर शाह ने औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया साहब। आदिल शाही वंश का शासक कौन था अंतिम? सिकंदर शाह। इसने किसके सामने सरेंडर कर दिया? औरंगजेब के सामने सरेंडर कर दिया। और जब सरेंडर कर दिया तो बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अजय कहाँ का शासक था? बीजापुर का शासक था। बीजापुर की कहानी में बता रहा हूं, जो कि दक्षिण भारत में था बीजापुर। क्योंकि औरंगजेब को पता था, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि औरंगजेब को कौन से राज्य जीतने थे? दक्षिण भारत के राज्य जीतने थे। क्योंकि एक लंबा समय औरंगजेब ने दक्षिण भारत में बिताया था अपने पिता शाहजहां के शासनकाल में, है ना। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था? दक्षिण का, शाहजहां के शासनकाल में। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, आपसे कोई ज्यादा कहानी नहीं पूछी जाएगी। औरंगजेब ने कौन सा राज्य? बीजापुर। बीजापुर को मुगलों में कब मिला लिया? ये मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया औरंगजेब ने? वर्ष पूछी गई है ऑप्शन दे करके। यदि आपसे शासक भी पूछा जाए तो सिकंदर शाह था जिसने आत्मसमर्पण कर दिया। यदि आपसे वंश पूछा जाए तो आदिल शाह वंश था बीजापुर का, जो कि दक्षिण भारत में था, ठीक है। इसे मिला लिया 1686 में। अब औरंगजेब और आगे बढ़ा। अब औरंगजेब को क्या चाहिए? गोलकुंडा राज्य चाहिए। ये दो राज्य बहुत इंपॉर्टेंट थे औरंगजेब के लिए, बहुत महत्वपूर्ण राज्य थे दोनों। दोनों बहुत संपदा और वैभव से भरे हुए थे एक तरीके से, है ना। यहाँ पे बात करें गोलकुंडा में और बीजापुर में तो बहुत संपदा की बात करी गई है यहाँ पे। इस वजह से औरंगजेब इनको लूटना चाहता था, इनको अपने अधीन करना चाहता था, और बहुत ताकतवर राज्य थे ये दक्षिण भारत के, ठीक है। पैसे की तो जरूरत सभी मुगल शासकों को रही है, जहां अटैक किए पैसों की वजह से भी किए और अपने राज्यों को विस्तार करने की वजह से। दो तरीके से बस आक्रमण किए मुगलों ने, एक तो बढ़ाएंगे साहब अपने राज्य हम विस्तार करेंगे, और दूसरा वहां से पैसा मिलेगा, हमें आय मिलेगी वहां से। जैसे शिवाजी से संधि करी तो 4 लाख रुपए की आय मिल रही है 23 किलों से, इसी तरीके से उन्होंने ये सब काम किया। अब औरंगजेब को क्या चाहिए? गोलकुंडा। और गोलकुंडा लिखना विश्व भर में किसके लिए जाना जाता था? हीरों के लिए जाना जाता था। हीरों की बिक्री का प्रसिद्ध केंद्र था गोलकुंडा। अब गोलकुंडा को पॉइंट लिखना, जीतने के बाद मराठों से संघर्ष करने के लिए आसानी हो जाती थी। औरंगजेब की आगे की प्लानिंग थी, क्योंकि आगे उसे किससे लोहा लेना था? इधर शिवाजी से। गोलकुंडा के किले को जीत लेता तो उसके बाद आगे की प्लानिंग उसकी आसानी से हो जाती। किससे लड़ने के लिए? मराठों से लड़ने के लिए। और मराठों में कौन थे? शिवाजी थे, शिवाजी के पुत्र संभाजी थे, और उसके अलावा राजा राम थे, और फिर उसके अलावा ताराबाई थी, महिला शासिका मराठा साम्राज्य की। ताराबाई ने भी औरंगजेब से युद्ध लड़ा, अपनी जमीन के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए, लेकिन कभी हार नहीं मानी भाई साहब। तो सीखना चाहिए आपको और हमें, सभी हमारे जितने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कि जो अंतिम समय तक अपनी धरती के लिए, अपनी मिट्टी के लिए अपनी जान उन्होंने गवा दी, लेकिन कभी अधीनता स्वीकार नहीं करी, पूरी ताकत से लड़ते रहे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। औरंगजेब का उद्देश्य यही था कि इन दोनों को जीतूंगा तो मराठों से लड़ना है मुझे, लड़िए कोई दिक्कत नहीं। तो संघर्ष करने के लिए कौन से राज्य को जीतना अवश्य था? गोलकुंडा को। तो 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर घेरा डाल दिया, और 8 महीने तक घेरा डाल के रखा सेना के साथ। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। औरंगजेब पहले तो अलग अलग उनको भेजता था गवर्नर्स को कि भाई जाओ, जब उनकी पार नहीं पड़ती तब मुख्य आदमी आता था, और मुख्य आदमी कौन था? औरंगजेब। वो मैंने स्टोरी नहीं बताई है। इनको भी जीतने के लिए अलग अलग लोगों को भेजा, लेकिन मैं डायरेक्ट पॉइंट की बात करिए आपको, यहाँ से प्रश्न पूछा गया सिर्फ। तो औरंगजेब आया फाइनली। औरंगजेब ने 8 महीने तक गोलकुंडा के किले के चारों तरफ सेना बिठा के रखी। अब लगा लो आप अंदाजा 8 महीना तक, और ये इंतजार किया कि कब गेट खुलेगा और कब आक्रमण करेंगे और कब गोलकुंडा को जीतेंगे और कब मुगल साम्राज्य में मिलाएंगे। लेकिन आपको पता है कि हमारे भारत के इतिहास में कुछ ऐसे लोगों की कमी नहीं रही है जिन्हें, जैसे एक उदाहरण है, एक कहावत है रामायण काल में, घर का भेदी लंका ढाए। ऐसे आदमी बड़े भाई आदमी नहीं करें दुनिया भर के।
प्लासी का युद्ध उठा के देख लो, बक्सर का युद्ध उठा के देख लीजिए आप इतिहास में, ठीक है। 1857 की क्रांति में देख लो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, और जबकि भारत में रह रहे, भारत का ही खा रहे और अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। मतलब अपनी मिट्टी के नहीं हुए बहुत सारे लोग। यहाँ पे भी एक व्यक्ति था, लालच में आ गया, औरंगजेब ने उसे, लालच का मतलब बहुत सारा पैसा या जो भी चीजें देनी थी वो दे दी, और लालच में लेकर के और गेट खुलवा दिया उससे, जो मेन गेट था जिससे गोलकुंडा के अंदर प्रवेश करती थी सेना। वो एक अफगान था जो कि गोलकुंडा में रहता था, गोलकुंडा में ही सेवा करता था, गोलकुंडा के शासक के यहाँ पर। अब उसकी वजह से गोलकुंडा का किला गंवाना पड़ गया, घर का वेदी लंका ढाई। तो उसने क्या कर दिया, औरंगजेब से मिल गया, औरंगजेब ने बहुत बड़े पैमाने पे उसे धन संपदा पैसा पकड़ा दिया और उससे कहा भाई इस गेट को खोलो, मेन गेट को। वो इंचार्ज था, तो उसने मेन गेट को खोल दिया, जो कि एक अफगान था जिसका नाम था अब्दुल्ला गनी नामक अफगान था। इसकी वजह से गोलकुंडा के किले को हारना पड़ गया वहां के शासक को। तो ऐसे लोग बहुत रहे हैं। तो 8 महीने तक कोई सफलता नहीं मिली साहब, पूरी ताकत लगा दी औरंगजेब ने, पर गोलकुंडा को 8 महीने तक कुछ कर नहीं पाया, हिला नहीं पाया। लेकिन एक अफगान अब्दुल्ला गनी ने लालच में आकर के, लिख लेना, उसके मेन गेट को खोल दिया और गोलकुंडा भी मुगलों के अधीन हो गया। उसके बाद पूरी ताकत से उसने आक्रमण किया, ठीक है। तो 1687 में किसे जीत लिया, गोलकुंडा को। 1686 में किसे जीत लिया, बीजापुर को। दोनों राज्यों को जीत लिया, रियासतों को जीत लिया, और किस में मिला लिया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब यहाँ के बाद जो कहानी शुरू होती है, जो स्टोरी शुरू होती है, वो दूसरे पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा, पॉइंट ही पढ़ाऊंगा, आप चिंता ना करें बिल्कुल, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपको कहानी की तरह याद हो जाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कहानी की शक्ल में आपको बताने की, क्योंकि कई बार कहानी दिमागों में ज्यादा जाती है बजाय इधर से उधर से चीजों को पकड़ने के, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य और औरंगजेब के विषय में सेकंड पार्ट में मैं आपको बात करूंगा, और औरंगजेब के बहुत सारे धार्मिक नीति के बारे में बात करूंगा, औरंगजेब की सेना के बारे में बात करूंगा, औरंगजेब ने कहां कहां मंदिरों को नष्ट किया भारत में उनकी मैं बात करूंगा, औरंगजेब ने कौन कौन सी व्यवस्थाएं लागू करी, जजिया कर पुनः लगा दिया था औरंगजेब ने, उसकी बात करेंगे, कई बार एग्जाम्स में आता है। अकबर ने खत्म किया था 1564 में, और 1679 में औरंगजेब ने लगा दिया था पुनः जजिया कर। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, कौन से मुगल शासक ने दोबारा से लगा दिया, तो औरंगजेब ने लगा दिया था। चाहो तो अभी नोट कर लो, दूसरे पार्ट में मिलेगा ये पॉइंट आपको अच्छे से, ठीक है। अब देखिए, औरंगजेब ने शासन करते हुए भारत को, लिखना, ये पॉइंट आपको दिख नहीं रहे होंगे, मैं बोल रहा हूं, औरंगजेब ने भारत को दारुल उल इस्लाम घोषित कर दिया था। क्या घोषित कर दिया भारत को औरंगजेब ने शासन करते समय, दारुल उल इस्लाम, ये शब्द लिख लेना। औरंगजेब ने भारत को दारुल उल इस्लाम घोषित कर दिया। इसका मतलब ये होता है औरंगजेब ने पूरे भारत को इस्लामी देश घोषित कर दिया, इस्लाम का देश घोषित कर दिया, मुस्लिम देश घोषित कर दिया। इस तरीके से समझ लीजिए, किसने घोषित कर दिया, औरंगजेब ने। ये पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने यहां लिखा है, औरंगजेब का एक प्रश्न कई बार पूछा गया है, औरंगजेब धर्म से, मुस्लिम धर्म में जैसे शिया और सुन्नी होते हैं दो, तो शिया और सुन्नी में से सुन्नी धर्म को मानने वाला कट्टर मुस्लिम शासक था औरंगजेब, जो लिखा है पुस्तकों में, ठीक है। अब इस्लामी परंपराओं को मानने की वजह से जो नियम और सिद्धांत उसने जो लागू कर दिए अपने धर्म के हिसाब से, उनको मानता था और मनवाता था सभी से। इसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर कट्टरता जाग गई, बहुत सारी कट्टरता तो बहुत सारी थी, ये दूसरे पार्ट में आपको बताएंगे, कहाँ कहाँ मंदिरों को नष्ट किया भारत में, कौन कौन सी व्यवस्थाओं को लागू किया। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा पढ़ाएंगे और फालतू की चीजों को कम पढ़ाएंगे, क्योंकि ये मंदिर नष्ट किए या वो नष्ट किया, हालांकि लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि कौन से शासक ने किस तरीके का कृत्य किया। सबसे कट्टर शासक यही था, सबसे ज्यादा हिंदू मंदिरों को इसी ने तोड़वाया था, ठीक है। भारत में सभ्यता को इसी ने नष्ट किया, संस्कृति को इसी ने नष्ट किया, कल्चर का नाश या नष्ट किसने कर दिया, औरंगजेब ने। बहुत सारी जगह हमारे नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में भी बात करें, और मराठा साम्राज्य से लगातार संघर्ष में रहा कई वर्षों तक। तो कट्टरता की वजह से एक पॉइंट लिख लो, औरंगजेब को इस्लामी कानूनों को मानने की वजह से कोई परिवर्तन नहीं करता था, जो कह दिया सो कह दिया। जिंदा पीर कहा गया, कई बार पेपरों में आता है, क्या बोला गया, जिंदा पीर। कौन से शासक को जिंदा पीर कहा गया, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया। इस्लामी कानूनों की वजह से, मानने की वजह से औरंगजेब को क्या कहा गया, जिंदा पीर कहा गया, ठीक है। और मैंने बताया मुगल वंश में या मुगल साम्राज्य में अंतिम शासक तक हम पढ़ेंगे तो अकबर और औरंगजेब, इन्होंने सबसे ज्यादा शासन किया।
और एक बात और विपरीत मैं आपको बता दूं, शासन किया पूरा कट्टरता के साथ, इस्लामी परंपराओं के साथ, इस्लामी कानूनों के साथ। इस्लाम की वजह से भारत को दारुल उल इस्लाम घोषित कर दिया, भारत पूरा इस्लामी देश होगा। जिंदा पीर कहा गया, आलमगीर की उपाधि धारण करी इसने, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत सबसे ज्यादा औरंगजेब की सेना में पूरे मुगल साम्राज्य में, इंटायर ऑफ द मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी अगर बात करें तो मुगल साम्राज्य में हिंदू सेनापति सबसे ज्यादा थे। किसके दरबार में रहते थे हिंदू सेनापति सबसे ज्यादा? औरंगजेब के दरबार में। ये चीजें थोड़ा सा पता नहीं क्या सिस्टम है। सबसे ज्यादा कट्टरता हिंदुओं के प्रति और मंदिरों को नष्ट करना, और अलग अलग बहुत सारे जैसे गुरुद्वारों की बात करें या मंदिरों की बात करें या अपनी संस्कृति की बात करें, उनको नष्ट कर दिया, बिल्कुल ध्वंस कर दिया उनका, बिल्कुल। और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति औरंगजेब के दरबार में रहते थे। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, कौन से मुगल शासक के दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति रहते थे? तो आंसर औरंगजेब, उसके बाद अकबर के में, और उसके बाद शाहजहां के में। ये 3 लोगों के में हिंदू सेनापति सबसे ज्यादा रहते थे। इन्हें मैं पढ़ाऊंगा। अंतिम जो वीडियो होंगी स्थापत्य कला वाली, जो इनके निर्माण, इन्होंने जैसे बीबी का मकबरा औरंगजेब ने कहाँ पे बनवाया? औरंगाबाद में। इससे चाहो तो अभी नोट कर लो, दूसरे पार्ट में बताएंगे अच्छे से। लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने, आगरा में। पहली संगमरमर की इमारत शाहजहां की कौन सी थी? दीवानी खास, दीवानी आम माफ कीजिए, 1627 में जो आगरा किले में बनवाई। तो इन इमारतों वाली वीडियो अलग से लाएंगे हम, उस समय और भी चर्चा किया करेंगे इन सभी मुगल शासकों के बारे में। अभी मैं सिर्फ लड़ाइयों की बात कर रहा हूँ, इनके जीते गए किलों की बात कर रहा हूँ, संधियों की बात कर रहा हूँ, ये भी पेपरों प्रश्नों में आते हैं। तो ये टॉपिक था। वीडियो आपको कैसी लगी आप अवश्य बताइएगा। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, एक नेपोलियन राजा था फ्रांस का, जिसने 1804 से लेकर के लगभग 1815 तक शासन किया था फ्रांस पर। कोर्सिका नामक आइलैंड है एक फ्रांस के पास, उसमें उसका जन्म हुआ था। नेपोलियन का नाम आपने सुन रखा होगा, नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से है। बड़ा शक्तिशाली, पहले तो सेना में शामिल होता है, शक्तिशाली सेना का शासक था, बाद में सम्राट भी बनता है फ्रांस का। तो फ्रांस का सम्राट कई वर्षों तक लगातार रहता है। 1804 से लेकर के 1815 तक नेपोलियन फ्रांस का सम्राट रहता है। और इस बीच में वो चाहता है कि जो फ्रांस के आसपास के इलाके हैं उनको मैं अपने अंडर में ले लूं और अपनी ताकत से ही कब्जा जमा लूं और पूरा इलाका मेरा ही होना चाहिए, क्योंकि हर एक शासक का यही सपना रहा है। उसका भी सपना था। उसने जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील की नदी, वहां पे भी अटैक किया, आक्रमण किया नेपोलियन ने। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं तो मिस्र को जीतने के लिए आक्रमण किया था, अलग अलग तमाम अनेक देशों पर आक्रमण किए थे। और एक इसी बीच में अपने शासनकाल के दौरान उसने स्पेन पर आक्रमण किया था, ठीक है। स्पेन को मिलाने की वजह से कि स्पेन को फ्रांस में ही शामिल करना है, आसपास के देशों को फ्रांस में जोड़ना है। ताकतवर शासक था, पहले सेना में था, फिर राजा बन गया, नेपोलियन के नाम से बहुत फेमस है। तो कहा जाता है, इतिहासकारों ने वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा है, विश्व के इतिहास में लिखा है कि नेपोलियन ने जिस प्रकार से स्पेन को छेड़ा और स्पेन में आक्रमण किया, तो वो उसका कब्रिस्तान साबित हुआ था, उसका कब्रिस्तान। क्योंकि वो चाह रहा था स्पेन को आक्रमण करना, अटैक करना, और किया भी उसने, लेकिन वो वहीं उलझ गया, उसका वो अंत में कब्रिस्तान साबित हुआ। ऐसा इतिहासकारों ने उस समय के परिप्रेक्ष्य पर लिखा है, जब 18वीं सदी की बात हो रही है। स्टार्टिंग हो गई थी 18वीं सदी, 19वीं सदी की स्टार्टिंग हो गई थी 18वीं की, ठीक है। इसी तरीके से अगर उससे तुलना करके मैं भारत में इस चीज को पढ़ाता हूं आपको, दक्षिण भारत में, माफ कीजिए, भारत में औरंगजेब जब गद्दी पर बैठता है, 49 सालों तक शासन करता है, तो ये दक्षिण भारत के पीछे लगा रहता है। और आप देख ही रहे हैं, इसमें ज्यादातर काय का उल्लेख किया? दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत का, है ना। और कल भी बताएंगे मराठाओं से। दक्षिण भारत का मतलब महाराष्ट्र से लेकर के नीचे तमिलनाडु वाला हिस्सा, केरल वाला हिस्सा, कर्नाटक वाला हिस्सा या आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा, इन सारे राज्यों को दक्षिण भारत की शक्ल के रूप में हम देख लेते हैं, भूगोल के हिसाब से आज में, ठीक है। उस समय दक्षिण भारत तो बोलते ही हैं, दक्षिण भारत तो बोलते ही, लेकिन इलाकों के नाम अलग अलग थे जो कि पेपरों में आते हैं, आपको याद रखने। जैसे बीजापुर जीता तो बीजापुर आएगा ऑप्शन में, गोलकुंडा जीता तो गोलकुंडा आएगा, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर एक हीरे की खान के लिए, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर के हीरे के लिए जाना जाता था गोलकुंडा। ये पॉइंट लिख लेना, ज्योग्राफी में पूछा गया कई बार। तो औरंगजेब के बारे में भी लिखा है, जैसे नेपोलियन ने स्पेन को छेड़ा और स्पेन उसके लिए कब्रिस्तान साबित हुआ, इसी तरीके से दक्षिण भारत में औरंगजेब गया तो औरंगजेब का भी कब्रिस्तान साबित हुआ दक्षिण भारत। ऐसे तुलना कर देते हैं दुनिया की बहुत सारी घटनाओं को लेकर के, ठीक है। तो ये क्लास कैसी लगी आप बताइएगा कमेंट करके, और ज्यादा से ज्यादा मित्रों के दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, पूछिए प्रश्नों को, उसका उत्तर दिया जाएगा आपको।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों और दोस्तों के साथ बढ़ाएं। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे टॉपिकों को पढ़ सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट में बाय नेम मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।